नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। इनमें भाजपा के 2 सांसद और कांग्रेस के 1 सांसद की सीट शामिल है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम 18 जून घोषित कर दिया है, जिसके बाद से दोनों दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। विधानसभा में भाजपा के मजबूत संख्या बल को देखते हुए 2 सीटों पर उसकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बचाने की रणनीति बनाने में जुटी है और इसी वजह से दोनों दलों में दावेदारों की लंबी सूची और अंदरूनी खींचतान भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा में संगठन और सत्ता से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में है, जबकि कांग्रेस में भी नए और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि प्रत्याशियों के चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के गणित पर नजर डालें तो मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर भाजपा 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक, रणनीतिक और संभावित क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं भी तेज हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत दिख रही है, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी समीकरण इस चुनाव को और रोमांचक बना रहे हैं। राज्यसभा जाने वाले चेहरों की यदि बात की जाए तो भाजपा से पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय, कई सारे कांग्रेस के नाम है, सुरेश पचौरी, कांति देव सिंह, लाल सिंह आर्य के नामों पर चर्चा है। तो वहीं जॉर्ज कुरियन का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। उधर हम कांग्रेस की ही यदि बात कर लें अलग से, तो यहां पर जीतू पटवारी हैं, कमलनाथ के साथ साथ मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल, हमने क्योंकि लगातार अरुण यादव की हम बात कर लें तो उनके नाम पर भी चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। तो ऐसे में सबकी नजर अब भाजपा और कांग्रेस आलाकमान पर टिकी है कि आखिर राज्यसभा के इस प्रतिष्ठित लड़ाई में किसे दिल्ली का टिकट मिलता है और कौन राज्यसभा की बाजी मारता है। विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो चर्चाओं का दौर और मंथन का दौर लगभग समापन की ओर है और दिल्ली से मध्य प्रदेश के राज्यसभा प्रत्याशियों की जो सूची है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी की जाएगी। कांग्रेस को क्यों डर है अपने एक प्रत्याशी को लेकर? क्या कांग्रेस को जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर अब विश्वास नहीं रहा, या जो प्रत्याशी भेजा जाएगा कांग्रेस स्वयं ऐसे मान के चलती है कि उसके खिलाफ क्रॉस वोटिंग होगी? भारतीय जनता पार्टी की सूची बहुत जल्दी आ जाएगी, कांग्रेस अपनी चिंता करेगी। तो 5 बाकी है ना, अभी 3 से 5 कल है, कल शाम को बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जो राज्यसभा के कैंडिडेट के मामले में AICC और मध्य प्रदेश के नेताओं में मंत्रणा चल रही है। सही समय पे जो 28 और 29 में हितकारी होगा कांग्रेस के लिए कि सरकार बन सके, इस तरह का जो है कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी देगी। चर्चा तो सब नामों की चल रही है। दिग्विजय सिंह जी अभी तक थे, उनका भी चल रहा है, पर ये सब जो हाईकमांड तय करेगा। चलिए, तो राज्यसभा का रण है और प्रत्याशियों पर मंथन की बात हो रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। थोड़ा सा राहत हो सकती है, लगभग 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो 1 सीट का सवाल है और वो भी आपको अपनी बचानी है। तो कुल मिला के जो नाम हैं जिन पर मंथन चल रहा है, क्या ये वही सटीक नाम होंगे और जीत दिलाने में सफल होंगे, या फिर कोई और नाम भी ऐड हो सकता है? तो जिस तरीके से एक काफी मंथन का दौर चल रहा है, वो कैंडिडेट कौन होंगे और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं प्रियंका दुबे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रवीण धौलपुरे। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहन लाल मोदी, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी पहले आपसे ही कर रही हूँ। हालांकि राहत भरी बात तो यही है कि राज्यसभा के लिए लगभग 2 लोगों की जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी से लगभग तय मानी जा रही है, संख्या बल के हिसाब से भी। चेहरों पे जरूर थोड़ा सा मंथन है और जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, क्या उन्हीं में से कोई एक बड़ा चेहरा होगा, या फिर यहाँ भी कुछ एकदम चमत्कारिक नाम आता है बीजेपी की तरफ से? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नमस्कार समस्त दर्शक और अपने पैनल को प्रणाम करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कार्यकर्ता के लिए काम और काम के लिए कार्यकर्ता का चयन
हमेशा समीक्षा करते हुए, उनका हमेशा विश्लेषण करते हुए, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी योग्यताओं को देखते हुए उनको कार्यों का आवंटन करते चली आई पार्टी है। अगर हम बात करें, राज्यसभा की बात करने जाते हैं, तो जिन नामों की चर्चा चल रही है या जिनके ऊपर भी मोहर लगेगी, निश्चित है कि वो जमीनी स्तर पर अपना कार्य या कह सकते हैं अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करते चले आए होंगे। उन्हें ही उच्च सदन तक पहुंचाने के लिए पार्टी जो है वो प्रयासरत रहेगी। निश्चित है कि जिस भी कार्यकर्ता को या जिस भी व्यक्ति को इसके लिए चयनित किया जाएगा, चाहे वो आपकी चर्चा में चल रहा है, मीडिया की चर्चा में चल रहा है नाम हो, या अनपेक्षित नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, तो निश्चित है जो भी नाम सामने आएगा वो एक कार्यकर्ता होगा और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ पार्टी के प्रति अपने अनुशासन के साथ जिसने कार्य किया होगा उसी को ही इस उच्च सदन तक पहुंचने की, गरिमामय पद तक पहुंचने की जो है वो उम्मीद है और उसी को पहुंचाया भी जाए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी जल्दी से। प्रवीण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। प्रवीण जी, कांग्रेस के लिए थोड़ी चुनौती है, और इसलिए क्योंकि एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट, और बड़ा सवाल ये होगा कि चेहरा कौन होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर देनी है। तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एक टास्क जैसा है, एक बड़ा टास्क है, और फिर सीट भी कोई छोटी मोटी नहीं, राज्यसभा का रण है ये। तो क्या एक मंथन चल रहा है, कौन से कैंडिडेट्स होते हैं? कि नए नाम तो कई सारे लोगों के हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक विश्वास वाली बात होगी कि किसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में जब दर्द होता तो उनको पहले तो चयन प्रक्रिया को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर संगठन, समन्वय और आला कमान तीनों मिलके एक परस्पर सहमति के साथ चर्चा करके बनाते हैं। दिल्ली से हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती है। वो जो चयन की चिंता कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको अपनी शासन की विफलताओं पे मध्य प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश का युवा आज कहाँ खड़ा है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना कहाँ है, किसान किस तरह परेशान है। से क्रॉस वोटिंग का खतरा बीजेपी को सता रहा है। सबसे पहले तो उनको अपने पूरा इतिहास देखना चाहिए कि क्या इतिहास रहा है, किस तरह धनबल की आप राजनीति करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और हमारे जो विधायक हैं, वो सभी लोग, क्योंकि पूर्व में जो विधायक उस खेमे में जा चुके, उनका क्या हर्ष हो रहा है वो सब जानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्रॉस वोटिंग का खतरा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर दर्द है, क्योंकि इनके यहाँ जिस तरह की गुटबाजी हो रही है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जब भी राज्यसभा में किसी का नाम भेजा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेताओं को छोड़ बाहर के नेताओं को आयातित करती है। ये तो पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो अब तो उस उम्र की दहलीज पे हैं, जो चाह रहे हैं कि अब वो राज्यसभा जाएं। तो इनके यहाँ तो चुनौती इनके यहाँ है, हमारे यहाँ चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ तो संगठन, समन्वय करके आपसी सहमति से जो चर्चा में नाम निकल के आएगा उस नाम पे मोहर लगेगी, पर्ची से नहीं बना जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। हमारे में स्पष्ट चेहरा है कि आला कमान जो नाम तय करेगा वो वरिष्ठ होगा, मध्य प्रदेश की धरती से होगा, जनता की आवाज होगा, उसे पूरे मध्य प्रदेश की आवाज को बनने के एक मौका राज्यसभा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए इस बात को। मेरी बहन मुस्कुरा भी रही है इस बात पे, क्योंकि लगातार जिस तरह की गुटबाजी के मामले पूरे बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग की बात कांग्रेस से कर रही है। पहले तो खुद देखे कि जो दो भेजना है उस दो में वो क्या नाम होंगे। हमारे यहाँ तो जो नाम होगा प्रदेश का वरिष्ठ होगा, जनता की आवाज होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा जो जनता की आवाज को राज्यसभा में रखेगा, पर्ची से चयनित नहीं होगा। ये हमारी तरफ से आप गारंटी दे लीजिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। प्रवीण जी, प्रियंका जी एक सेकंड, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आती हूँ। आप कुछ कहना चाह रही थी। मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। मोहनलाल जी, कैसे आप मध्य प्रदेश में राज्यसभा के इस रण को देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो देखिए, कोई कहते हैं ना कि एक तो कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जाहिर तौर पर संख्या बल के हिसाब से ठीक है, जीत हार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटों की बात है, कांग्रेस के पास 1 सीट की बात है। तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ज्यादा चुनौती मुझे इसलिए लगती है, एक ही सीट है और उसको बचाना ही है, उस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो कैसे आप इसको देखते हैं, और कौन से संभावित नाम आपको लग रहा है जो हो सकते हैं? देखिए, नाम में तो कई सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक मापदंड होता है कि किस प्रत्याशी को या किस नाम को आगे बढ़ा सकते हैं दोनों दल। राशि जी, देखिए इसमें क्या है कि राज्यसभा को लेके अभी जो नाम चल रहे हैं उनको लेके आप कोई भी आशंका या संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। उसका कारण है भाजपा ने अपने पत्ते बिल्कुल छुपा के रखे हुए हैं और वो एंड टाइम पे इनको डिक्लेयर करने वाली है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी इसकी मारामारी एक सुर को लेकर है, चूंकि
कांग्रेस किसी भी सूरत में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी या खोना नहीं चाहेगी। लिहाजा वहां स्थिति बन रही है कि किसको आखिर, तो सवाल यही उठता है कि जब तक वहां कैंडिडेट, फाइट जो है वो कुल मिला के एक सीट पे ही है, 2 सीट तो एकदम आप ये मान के चले बीजेपी की रिजर्व हो चुकी है, वहां कोई आशंका उनके लिए है ही नहीं है। जो मारामारी है वो एक सीट पे है, तो एक सीट पे भाजपा भी चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में ठीक ठाक पैठ रखता हो। यदि व्यक्तिगत रूप से वो कांग्रेस के कुछ वोटों को अपनी तरफ ला पाए, एक तो उस प्रत्याशी की भाजपा खोज करेगी। दूसरी बात ये है कि भाजपा अपने स्तर पर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो विधायकों के संपर्क में होगी और है, कन्फर्म है वो है। इसमें जो भाजपा कांग्रेस के बीच जो विधायक झूल रहे हैं वो इसमें महती भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस चीज से वाकिफ भी है। और यही कारण है कांग्रेस एक बहुत सर्वमान्य नाम को अभी ओपन नहीं कर पा रही है और ना ही सर्वमान्य नाम अभी उसके पास आ पाया है। तो मेरा कहना बस इतना सही है कि ये जो चुनाव है ये बहुत असमंजसपूर्ण चुनाव हो चला है और कांग्रेस के लिए चुनाव करो मरो का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जैसे कि आपने कहा कि अभी लास्ट मोमेंट पर पत्ते खोले जाएंगे, फिर भी जो संभावित नाम है, क्या उनमें से आपको लगता है कि कोई नाम आगे बढ़ सकता है? क्योंकि होता क्या है, जब भी जो संभावित होते हैं, भी कुछ समय से हम देख रहे हैं मोहनलाल जी, जो नाम चर्चाओं में होते हैं वो पीछे ही रहते हैं, आता कुछ अलग से। इसीलिए देखिए भाजपा को क्या है, भाजपा के बारे में एक चीज तो हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं और पूरी मीडिया भी इस चीज को जज कर रहा है कि भाजपा बहुत आगे का सोचती है। अगर वो आज तक से भरी मध्य प्रदेश की सीट है ये, तो जैसे उनको केरला में अभी कुछ फायदा लेना था तो उन्होंने केरल से पिछला सांसद दिया था और उसका उनको थोड़ा सा फायदा केरला में मिला भी है। अब उनको देखना है अब जो चुनाव आ रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, भाजपा उन चुनावों को दृष्टिगत रखेगी तो किस राज्य में कितना फायदा दे सकती है उस भावी प्रत्याशी का। यही कारण है कि संभव है, जैसा कि कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे, वो बाहर का आदमी थोप देते हैं। तो बात कुल मिला के रणनीति की राज्यसभा में ये प्रयोग कांग्रेस ने भी किए हैं। उनको लगता है कि हम आगामी चुनाव में जाति सामंजस्य के तहत यदि कोई कैंडिडेट लाभ दे सकता है तो बाहर के कैंडिडेट भी राज्यसभा में कांग्रेस में भी आते रहे हैं। बीजेपी भी इस रणनीति को अपनाने लगी है, तो इसमें आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि नाम चौंकाने वाला ही आएगा। चर्चाओं में जितने भी नाम हैं, ये नाम शायद भ्रम पैदा करने के लिए भी भाजपा खुद चर्चाओं में लाती है और जो पत्ता किसी को मालूम नहीं होता वो अचानक सामने आता है और वो अपना काम करके आगे निकल जाता है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस से भी कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन नामों में भी बहुत मंथन का अभी विषय है, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा वो बिल्कुल एक तरफ जीत कर ही आए, ये पूरी एक कोशिश कांग्रेस की होगी। तो मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल नो डाउट मंथन का विषय तो ये है। कुछ कहना चाह रही थी प्रियंका जी, प्लीज अपनी बात रखिए। प्रवीण भाई, शायद राहुल भैया जी अजय सिंह जी से तो पुराने नेता नहीं होंगे। कल ही यहाँ पर अजय सिंह जी हरदा आए थे और उन्होंने खुद ने मंच पे से ये बात कही है कि हमें कोई और नहीं, हम अपने से ही हारते हैं। 2014 में मुझे किसने हराया आप सबको मालूम है। 2028 हमारा आखिरी अवसर है जिसपे हम जीत सकते हैं, वरना जो प्रथम पंक्ति में लोग बैठे हैं बस वही नजर आएंगे, बाकी की सारी पंक्तियां निपट चुकी होंगी। ये कल का ही स्टेटमेंट है राहुल भैया जी का, अजय सिंह जी का, आप खुद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वो खुद ही गुटबाजी को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो गुटबाजी के बारे में या आपकी क्रॉस वोटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला था, मैंने अपनी पार्टी का विषय रखा था। पर प्रवीण भैया की जानकारी के लिए बता देती, जीतू पटवारी जी हर बैठक में गुटबाजी की कैंसर को चर्चा करते हैं, अध्यक्ष हैं, परंतु खुद ही कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए। ये आपके नेता कह रहे हैं, उसमें मुझे कुछ उसमें संपुट लगाने की भी आवश्यकता नहीं। आप अपना बयान खुद सर्च कर लीजिए और देख लीजिए। प्रवीण भैया की जानकारी के लिए और दुरुस्त कर दूं मैं, दिग्विजय सिंह जी ने किस तरीके से अभी मंच पे उनके ऊपर सवाल खड़े किए और अगले दिन जीतू पटवारी जी उनके चरणों में नजर आते हैं, ये भी आप खुद देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी को किस तरीके से इंदौर में गालियां दी गई और किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया कि राज्यसभा के सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री को आपका ही जिला अध्यक्ष गालियां दे रहा था, मैं नहीं दे रही थी, वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से बंटाढार आपकी पार्टी में खुद हुआ पड़ा है, इसको मुझे उल्लेखित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी हकीकत कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से प्रवीण जी भाई साहब का भी बहुत लंबा समय कांग्रेस में बीता होगा, तो उनको भी शायद बात मालूम है, परंतु स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता है। तो आपकी मजबूरी, आपकी समस्या मैं समझ सकती हूँ, परंतु ये बयान उल्लेखित है।
अब आती है कांग्रेस भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की। तो भाजपा के पास में बूथ के ऊपर हीरो बहुत सारे हैं, तभी तो 29 की 29 सीटें लोकसभा में हमारे पास आई। और आज भी आपको जो डर है वो इसी बात का है कि जमीनी स्तर पे जब विचारधारा के लिए कार्यकर्ता काम करता है तो उसको डिगाया कैसे जाए। तो आप लोग अपने लोगों को समेटने में लगे हैं और दिल्ली तक आला कमान के पास तक पहुंच चुके हैं। और किस तरीके से आप कमलनाथ जी को साइडलाइन करके चले जा रहे हैं, ये भी सबने देखा है और हम भी देख रहे हैं। कई बैठकों में आपके कमलनाथ जी आज के नदारद है, वो नकुलनाथ जी तक नदारद है। तो कांग्रेस की स्थिति हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद आकलन करिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को अनुशासन में रखना भी जानती है, आगे बढ़ाना भी जानती है। और दूरदर्शिता का प्रमाण यही है कि 2 सांसदों से आज अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर भी पाई है और आज अपने विजय रथ को आगे बढ़ा भी पा रही है। तो निश्चित है जो भी होगा मंथन के साथ में होगा, चिंतन के साथ में होगा, मनन के साथ में होगा, वो सर्वसम्मति से होगा। तो जो भी परिणाम निकल के आते हैं वो सुखद होते हैं। परंतु पेट में दर्द जिनके हैं वो जाकर के डॉक्टर को दिखाएं और खुद का आकलन करें तो ज्यादा बेहतर हो। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी बहन बड़ी चिंता कर रही हैं, जबकि इनके मुखिया तो हमें 2 कौड़ी का समझते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष है मध्य प्रदेश। नहीं, बिल्कुल आपका, क्योंकि आप लोग कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश भारत की बात कर रहे थे। आज अब कांग्रेस युक्त हो गए हैं और आपके जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता आज भी दरी उठा रहे हैं। आपके जो निगम मंडलों की लिस्ट आई उसमें हमने देख लिया कौन सा खेमा किस पे भारी रहा। अगर आप खेमे की बात करेंगे तो बीडी शर्मा ग्रुप, शिवराज सिंह ग्रुप, आपका ग्रुप, सिंधिया ग्रुप, सभी ग्रुप तो आप पे हावी हैं। आपके जो मीडिया विभाग बना उसमें कितने ग्रुप हावी हैं ये तो आप हमसे अच्छा जानते हैं। आप अगर खराब सवाल हमसे करेंगी, लोकतांत्रिक पार्टी से बात करेंगी, तो आप तो समझ नहीं पाएंगी कि अनुशासन की मर्यादा क्या होती है। हमारे यहाँ पे पर्ची से नहीं होता, समंजस होता है, संवाद होता है, तब जाके नाम तय होता है। इसलिए तो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे पूर्व से ही जब भी मध्य प्रदेश से किसी को राज्यसभा भेजा गया तो आयातित किया गया है। और हमारे यहाँ इतिहास आप देख लीजिए, कांग्रेस ने जब भी जिस नेता को तय करके नाम भेजा है उस पर पूरे विधायकों ने मोहर लगाई है और वो व्यक्ति मध्य प्रदेश की जमीन से कर्मठ रूप से काम करने वाला, जनता की आवाज होता है। यही तो फर्क है आपके यहाँ पर। इसलिए तो आप धनबल की राजनीति करते हैं। अब जो बार बार आपको एक डर सता रहा है हमारे एक राज्यसभा सीट पे, तो आप निश्चित रहिए हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक अनुशासित है और पार्टी के नेतृत्व जो जीतू पटवारी जी का है, जीतू पटवारी जी जिस पे मोहर लाने की बात करेंगे उस पर सब मतदान करेंगे अपना। तो डर तो आपको होना चाहिए, हमारे यहाँ डर की चिंता के विषय नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ जिस तरह की गुटबाजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं संदेह है कि शिवराज सिंह चौहान जी अपना एक नाम ना दे दे, बीडी शर्मा जी अपना नाम ना दे दे। हो सकता है, हमें तो अभी सूचना मिली है कि सिंधिया जी ने अपना एक नाम दिया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इसमें कंफ्यूजन में है कि सिंधिया गुट को फिर तरजीह दी जाए कि शिवराज सिंह गुट का दी जाए। क्योंकि जिस तरह से मोहन यादव जी वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री जी के जितनी योजना है उनको मन करने का जो काम कर रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। तो ये चिंता आपको करनी चाहिए। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से जो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, या संगठन, प्रदेश नेतृत्व, पार्टी आला कमान जो तय करेगा, कांग्रेस के सभी विधायक उस पर मोहर लगाएंगे। आप 18 तारीख को देख लीजिएगा। अब चिंता थोड़ा आप अपनी करिए कि आपके यहाँ पे जो गुटबाजी चल रही है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कर दें। ये चिंता आप थोड़ा आप करिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ कहना चाह रही है मैम? कांग्रेस की गुटबाजी को भी अगर प्रवीण भाई साहब सिरे से नकार रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने शीर्ष नेतृत्व के भाषण को, बयानों को ध्यान से सुना ही नहीं है। तो मैं भी वो अपने खुद के मंचों से, राहुल सिंह जी ने, राहुल भैया अजय सिंह जी ने सारी बात मंच पे से बोली कि पहले गुटबाजी मंचों पे होती है फिर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचती है। तो आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि खुद राहुल भैया जैसे वरिष्ठ, आप उनके बराबर वरिष्ठ प्रवीण भाई नहीं हो सकते। जब उनका बयान है तो या तो वो ज्यादा कांग्रेस को समझते हैं या आप कांग्रेस को ज्यादा समझते हैं। इसका मंथन आपको करना चाहिए। उसके बाद छोड़िए, दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार के सवाल उठाए, जिस प्रकार से हार की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की तक बात आ गई, लक्ष्मण सिंह जी को आपने बाहर निष्कासित कर दिया,
तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये आपसे काफी वरिष्ठ हैं, परंतु आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपकी भी इस बात को समझ सकती हूँ कि आपकी परेशानी का, परंतु जो सूचना तंत्र आपको भारतीय जनता पार्टी की सूचना दे रहा है, परंतु वो आपको कांग्रेस का आईना नहीं दिखा पा रहा है। तो आज मंथन आपको करने की आवश्यकता है कि प्रियंका जी और प्रवीण जी, एक सेकंड की जानकारी पूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। मोहनलाल जी, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। ये बात बिल्कुल तय है, संख्या बल के आधार पर कौन कितना मजबूत होगा ये हम जानते हैं राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन फिर भी जब कैंडिडेट की बात आती है कौन सा फैक्टर बहुत अहम होगा। यदि देखिए संख्या बल के हिसाब से ही जीतना है तो किसी को भी ला दीजिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मत आपका है कि क्या चेहरा, उनका नेतृत्व, उनका अनुभव कितना महत्वपूर्ण होगा दोनों ही पार्टियों के लिए? राखी, इसमें जाति फैक्टर अपना काम कर रहा है। भाजपा को जाति फैक्टर के हिसाब से तीनों कैंडिडेट तय करने हैं, और 2 कैंडिडेट क्योंकि उनके श्योर हैं तो उनको 2 मोर्चों पर चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी, और जो वो कर भी रहे हैं शायद। नंबर 2 ये कि यदि 2 पे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है और थर्ड सीट पर कोई आशंका है तो वो 2 सीटें अलग से जाति समन्वय के हिसाब से उतारी जाएंगी। देखो, इनको लगता है कि इन्हीं 2 जातियों में से कोई एक कैंडिडेट उसी जाति का तीसरी सीट पे भी विनिंग हो सकता है, तो फिर इनको यहाँ कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा। वो ये भी नहीं चाहेंगे कि 2 किसी मान लीजिए 2 सवर्ण के वो रिपीट हो जाए तो पता पड़ा ओबीसी SC ST नाराज हो जाए। तो बस और कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी ये देख रही है तीसरे पे हम किसको निकाल सकते हैं, तब वो पहले 2 क्लियर करेगी, और बस यहीं पे बीजेपी अटकी हुई है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे तीसरी सीट के विधायक मैनेज हो चुके हैं, बीजेपी बस इसी में लगी है। कितने मैनेज विधायक कांग्रेस के हो रहे हैं, कितने क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उसी जैसे ही तय हो जाएगा कि अब डन है, वहां से इतने लोग क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, ये आत्मा की आवाज का उपयोग, जो शब्द का उपयोग किया जाता है, भाई ये डन हो जाएगा, और उसी दिन ये तीनों सीटें एकदम क्लियर हो जाएंगी और ये अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए दिलचस्प होगा ये भी एक मुकाबला, और बीच बीच में ये जो चीजें आती हैं वाकई में एक मंथन का विषय भी है और दिलचस्प भी होती है कि आखिरकार कौन। चलिए, समय की सीमा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा कौन जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीटें हैं लगभग तय मानी जा रही हैं जीत के लिए। 1 सीट कांग्रेस की चुनौती भरी होगी कि नाम कौन होगा, कैसे बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात क्या जीत कर भी आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मंथन अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे के जो दांवपेच हैं, जो जातिगत समीकरण को लेकर भी जो एक पॉइंट अभी मोहनलाल जी ने रखा, इसको भी हम नकार नहीं सकते। तो ये देखने वाली बात है, चलने दीजिए मंथन, और इंतजार 18 जून का है जिस दिन ये वोटिंग होगी। उसके पहले तो नाम बिल्कुल सामने आ ही जाएंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।